हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से मौर्यकालीन कला और स्थापत्य। ये जो टॉपिक है ये जेपीएससी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही क्योंकि सिलेबस में मेंशन्ड है, सीडीपीओ में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस में मेंशन्ड है। इसके अलावा बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में जो जीएस का पार्ट होगा वहां भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके सिलेबस में भी इसका उल्लेख किया जा चुका है। तो ये टॉपिक अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है। फर्क क्या पड़ जाएगा कि अगर जेपीएससी में 40 नंबर का ये क्वेश्चन पूछता है तो इसका लेंथ बड़ा होगा, जबकि वही सीडीपीओ या फिर बीपीएससी के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका लेंथ थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन कंटेंट यही होगा। जरूरत के हिसाब से आप उसको अपने जरूरत के लिए छोटा कर सकते हैं और एक फुल लेंथ क्वेश्चन के तौर पर हम आपको ये बताने जा रहे हैं। भारत के इतिहास में मौर्यों का कितना महत्व है ये तो एक और जहां उनके प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में नजर आता है, वहीं मौर्यों की बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्था के कारण उस दौर में उस काल में जिस तरीके से समृद्धि प्राप्त की गई, उस समृद्धि ने मौर्यों को कला के क्षेत्र में विकसित होने का, विकास करने का भरपूर मौका दिया, क्योंकि आर्थिक समृद्धि कला और स्थापत्य के विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। भारत के इतिहास में कलात्मक दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करें तो भारत के इतिहास में पहली जो कलात्मक गतिविधि है वो सुनिश्चित तौर पर इसी काल में प्रारंभ होती है। हालांकि ऐसा भी नहीं हम लोग कह सकते हैं कि भारत में कलात्मक गतिविधियां पहले नहीं हुई, लेकिन कला के क्षेत्र में जिस स्थायित्व की बात की जाती है वो इसी दौर में प्रारंभ हुआ। हड़प्पा सभ्यता और मौर्य सभ्यता के बीच में लगभग 1500 वर्षों का अंतर है, गैप है, अंतराल है। इस पूरी अवधि में जो हड़प्पा से लेकर के मौर्य काल तक का 1500 साल का लगभग जो अंतर है, इसमें कला के मूर्त रूप को हम लोग प्राप्त नहीं करते हैं या उसके मूर्त उदाहरण देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि महाकाव्यों में, बौद्ध ग्रंथों में उस दौर में या इस बीच के फेज में मिट्टी के, धातु के, हाथी दांत के आधार पर या इनके द्वारा धातु, मिट्टी और हाथी दांत के बने हुए कलाकृतियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये उल्लेख सिर्फ साहित्य में है, मूर्त रूप से इसका कोई उदाहरण नजर नहीं आता है। मौर्य कला की मुख्य रूप से दो विशेषताएं उभर करके सामने आती हैं। एक तो कला के क्षेत्र में इसके गोलाकार संकल्पना का गोलाकार जो संकल्पना थी उसकी अवधारणा विकसित हुई। दूसरा, मौर्य काल में काष्ठ के स्थान पर, काष्ठ मतलब लकड़ी के स्थान पर पत्थर या पाषाण का प्रयोग शुरू हो गया। चूंकि पाषाण कला का निर्माण यहां शुरू हुआ, इसके कारण से कला के क्षेत्र में अस्थायित्व के जो तत्व थे वो नजर आने लगे, क्योंकि लकड़ी का बना हुआ अगर कोई कलाकृति है, मिट्टी का बना हुआ है तो वक्त के साथ ये खत्म हो जाएगा, लेकिन पाषाण कला की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि इसमें अस्थायित्व का तत्व था, क्योंकि ये अन्य कारकों से नष्ट नहीं हो सकते थे। इसलिए ये कहा जाता है कि भारत में कलात्मक गतिविधियों का वास्तविक इतिहास मौर्य काल से ही प्रारंभ होता है। मौर्य कला के अगर हम विभिन्न पक्षों को देखें तो दो बातें सामने आती हैं कि मौर्य कला के दो पक्ष हैं, एक और राजकीय कला और दूसरी ओर मूर्ति कला। राजकीय कला को पहले हम लोग समझे। राजकीय कला मतलब वैसी कलाकृति, वैसे स्थापत्य, वैसे निर्माण जो कि शासकों के इंटरेस्ट के साथ डेवलप हुआ और शासकों के द्वारा इसको संरक्षण प्रदान किया गया। इस रूप में अगर हम लोग राजकीय कला को देखें तो राजकीय कला का उदाहरण देखने को चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के काल में नजर आता है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अगर हम लोग कला के संदर्भ में देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजमहल था, राजप्रासाद, इस रूप में उसके कला को हम लोग देख पाते हैं। और इसी कला में कहीं ना कहीं अशोक के द्वारा भी या भवन निर्माण में अशोक के द्वारा जो कार्य किए गए उसको भी हम लोग राजप्रासाद या फिर महल के रूप में देखने का काम कर सकते हैं। अशोक के समय में कला के क्षेत्र में थोड़ा नयापन आया, कुछ बदलाव आया, कुछ नए आयाम जुड़े। इन नए आयामों में हम लोग देख रहे हैं स्तंभ का निर्माण,
स्तूप का निर्माण, गुफा का निर्माण, अभियांत्रिकी मतलब कि इंजीनियरिंग प्रक्रिया की शुरुआत, और साथ ही पॉलिश कारीगरी, ये राजकीय कला के पक्ष हैं। थोड़ा थोड़ा सा अगर हम लोग इसके विषय में जान लेंगे तो हम लोगों को आंसर लिखना आसान हो जाएगा। दूसरी ओर है मूर्तिकला। मूर्तिकला एक ओर जहां राजकीय मूर्तिकला के रूप में सामने आता है, वहीं दूसरी ओर लोक मूर्तिकला के अंतर्गत भी आता है। तो राजकीय मूर्तिकला बेसिकली फिर वही राजाओं के अभिरुचि और उनके संरक्षण में डेवलप हुआ, जबकि लोक मूर्तिकला जो है ये आम लोगों की रुचि से संबंधित है, वो आत्म अभिप्रेरणा से विकसित होने वाली कला है। तो इस पूरे टॉपिक को हम लोग राजकीय कला और मूर्तिकला और फिर फर्दर इस तरीके से क्लासिफाई करके इसको समझने और देखने का काम करें। जब आप इस क्वेश्चन को लिखें तो एक इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको शुरुआत में बताया है, उसके बाद आप ये फ्लो चार्ट का निर्माण कर दें और फिर थोड़ा थोड़ा करके सबको एक्सप्लेन करते हुए अपने आंसर को आगे ले जाने का काम करें और फिर लास्ट में एक कंक्लूजन देकर के अपने आंसर को पूरा करने का काम करें। मैंने शुरुआत में कहा कि सीडीपीओ के लिए भी, बीपीएससी के लिए भी और जेपीएससी के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जेपीएससी में ये 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बीपीएससी में 25 नंबर का, और अगर सीडीपीओ में तो ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाएगा। तो 20 मार्क्स का 25 मार्क्स का करेगा, तो थोड़ा सा इसको आप कॉम्पैक्ट करने का काम कीजिएगा, जबकि जेपीएससी में या 40 मार्क्स के क्वेश्चन के तहत इसको पूछा जाए तो इसको इलेबोरेट करके थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखने का काम कीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के महल के संदर्भ में जानने का काम करते हैं। राजकीय कला का जो पहला बेहतरीन उदाहरण है वह है चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद या राजमहल, जो कि पटना के निकट कुम्हरार गांव के पास था। कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि मौर्य शासक जो थे ये भवन निर्माण, महलों के निर्माण में भरपूर रुचि लेते थे और इस संदर्भ में उनका जो सोच था वो बड़ा ही आगे का था। बड़ा ही बेहतरीन सोच के साथ ये लोग भवन और महलों का निर्माण करते थे। तो सबसे पहला उदाहरण उसका राजमहल है जो मैंने बताया कि कुम्हरार के पास था। ये महल इतना खूबसूरत तरीके से बनाया गया था कि यूनानी इतिहासकार एरियन इसकी प्रशंसा करते हुए कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के महल की तुलना सिर्फ और सिर्फ सूसा और एकेबेतना के राजा के महल से की जा सकती है। सूसा और एकेबेतना मतलब कि फारस के राजा के राजमहल से की जा सकती है। तो इसका जो शानो शौकत था उसका मुकाबला सूसा और एकेबेतना के राजमहल से हो सकता था। ये अपने आप में एक बड़ी बात है या इस भवन की भव्यता को स्पष्ट करने का काम करता है। इसी तरीके से मेगास्थनीज जो कि चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था राजदूत के तौर पर, आप सब जानते हैं। मेगास्थनीज ने कहा था कि भारत में जो सबसे बड़ा नगर है वो पाटलिपुत्र है और ये पाटलिपुत्र गंगा और सोन के तट पर अवस्थित है। तो ये जो महल था ये बड़ा ही खूबसूरत था। इस महल को बनवाने में चंद्रगुप्त मौर्य ने लकड़ी का इस्तेमाल किया था। इसके फर्श और छत्र या कहें कि संपूर्ण महल जो था वो लकड़ी का बना हुआ था। लेकिन इस राजप्रासाद में अशोक ने अपने काल में एक बड़ा परिवर्तन किया, क्योंकि उसने इन फर्श और छत को जोड़ने के लिए पाषाण स्तंभों का, पत्थर के स्तंभों का इस्तेमाल किया और उन पाषाण स्तंभों पर चमकदार पॉलिश करवाने का उसने काम किया। उस दौर के जो साहित्य हैं या कहें कि समकालीन जो साहित्य हैं, उन समकालीन साहित्यों में 1000 स्तंभों वाले भवन का उल्लेख मिलता है, जो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य के इस महल से ही संबंधित नजर आता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था, उसका जो परिसर था, उस पूरे परिसर में कई कृत्रिम झीलें थीं। उसमें ढेर सारे फलदार वृक्ष लगाए गए थे और उन वृक्षों पर पशुओं का, पक्षियों का निवास था। मतलब कि बड़ा ही मनोरम और खूबसूरत तरीके से इस राजमहल को और राजमहल के परिसर को तैयार किया गया था। महल के सुरक्षा को देखते हुए महल के चारों ओर लकड़ी का प्राचीर या दीवार बनाया गया था
और लकड़ी के उस प्राचीर में बीच बीच में छिद्र बने हुए थे, होल बने हुए थे, सो दैट कि वहां से जरूरत के हिसाब से तीर चलाया जा सके, दुश्मनों पर आक्रमण किया जा सके या उनसे बचाव किया जा सके। इसके साथ ही प्राचीर के बाहर 60 फुट गहरा और 600 फुट चौड़ा खाई बनाया गया था, जो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। दूसरी ओर ये जो 60 फुट गहरा और 600 फीट चौड़ा ये जो खाई बनाया गया था, इस खाई का इस्तेमाल संभवतः नगर की जो गंदगी होती थी उसको बहाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। तो कुल मिलाकर के ये बड़ा ही खूबसूरत महल था और इस महल की खूबसूरती का अंदाजा आप फाहियान के उस स्टेटमेंट से भी लगा सकते हैं, जिसमें फाहियान ने इसकी प्रशंसा करते हुए ये कहा था कि ये महल मानव के द्वारा नहीं बल्कि देवताओं के द्वारा निर्मित है। तो ये बातें आपको चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के संदर्भ में लिखनी है, जो कि उसके राजकीय कला का पहला उदाहरण है। लकड़ी का बना हुआ यह महल, लेकिन सम्राट अशोक ने उसमें एक बड़ा परिवर्तन किया कि उसमें पाषाण स्तंभों का निर्माण कराने का काम किया। अब आते हैं हम लोग मौर्य स्थापत्य के राजकीय कला पक्ष में अशोक के समय में किए गए कार्य। तो अशोक के समय में स्तंभ का निर्माण किया गया। मौर्यकालीन कला का यह सबसे बेहतरीन नमूना स्तंभ ही प्रस्तुत करते हैं। मौर्यों का जो स्तंभ था वो आप सब जानते हैं कि एकाश मतलब मोनोलिथ, मतलब एक ही पत्थर को काट करके और निर्मित किया जाता था, और इसके निर्माण के लिए चुनार से जो पत्थर लाए जाते थे, जो सैंडस्टोन होता था, चुनार से लाए गए बलुआ पत्थर का इस्तेमाल करके इन स्तंभों का निर्माण किया जाता था, और स्तंभों को चमकदार पॉलिश से फिर पॉलिश करके या चमकदार उस पर पॉलिश की जाती थी। इन स्तंभों की विशेषता ये थी कि ये गोलाकार स्वरूप में थे और अपने आधार से लेकर के जब शीर्ष की ओर ये बढ़ते हैं तो इनका शेप इस प्रकार से हो जाता है, मतलब आधार से धीरे धीरे शीर्ष की ओर ये घटते हुए चले जाते हैं। शीर्ष पर उल्टे कमल के आकार की आकृति बनी हुई है और उसके फलक पर या शीर्ष पर पशुओं का मूर्ति बनाया गया है, जिसमें से सबसे खूबसूरत जो नमूना है वो नमूना प्रस्तुत करता है सारनाथ का जो स्तंभ है, क्योंकि उसके शीर्ष पर 4 शेरों को या 4 सिंहों को एक साथ दर्शाने का काम किया गया है। ये जो 4 सिंह हैं, इनका क्या कुछ महत्व है भारत के संदर्भ में, ये बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही शीर्ष पर जो चक्र बनाया गया वो अशोक चक्र का, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये सारा कुछ सारनाथ के स्तंभ से ही देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग सम्राट अशोक के स्तंभों का उदाहरण देखें तो निगाली सागर में, निगलीवा जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रयाग में, दिल्ली मेरठ में, दिल्ली टोपरा में, इस तरीके से कई सारे इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। ये जो स्तंभ थे, आमतौर पर स्तंभ जो थे वो स्क्रिप्टेड थे, मतलब लेख युक्त थे, उसमें कुछ लेख लिखे होते थे। यद्यपि कई सारे ऐसे स्तंभ भी मिले हैं जिन पर कि किसी भी प्रकार का कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा गया है। अशोक के स्तंभ, जो कि मौर्यकालीन स्थापत्य और कला का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है, उसके निर्माण कला के आधार पर कुछ विद्वानों ने, कुछ इतिहासकारों ने यह बताने का काम किया है कि यह संभवतः ईरानी शैली में निर्मित है, या ईरान में जिस प्रकार के स्तंभ निर्मित किए जाते थे उसकी अनुकृति है, उसकी नकल है। लेकिन वास्तव में दोनों के बीच में कई सारे अंतर हैं, जिस अंतर के आधार पर यह स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो स्तंभ निर्माण की प्रक्रिया थी वो अशोक के व्यक्तिगत सोच का परिणाम था, और अशोक के द्वारा ही उस पर जो पॉलिश की प्रक्रिया की गई, ये पॉलिश करने की जो प्रक्रिया या परंपरा है, ये ईरान से बहुत साल पहले भारत में प्रारंभ हो गया था। ऐसी स्थिति में यह कहना कि यह ईरान की अनुकृति थी बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग स्तूप के संदर्भ में। कहा जाता है कि धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर के अशोक ने देश के अंदर और देश के बाहर कई सारे स्तूपों का निर्माण करवाया। बौद्ध अनुश्रुतियों की अगर माने
तो अशोक के द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया था। हालांकि ये बात प्रैक्टिकली सही नजर नहीं आता है, लेकिन सांची का, भारूच का और इसके अलावा तक्षशिला में स्थित जो राजिका स्तूप है, ये मूल रूप से अशोक के द्वारा ही निर्मित कराया गया था। तो धार्मिक भावनाओं के तहत अशोक ने कई सारे स्तूपों का निर्माण किया, जिसमें कि सांची, भारूच और जो तक्षशिला का धर्मराजिका स्तूप है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से साक्ष्य के तौर पर यह बातें स्पष्ट होती है कि इसको अशोक ने ही बनवाया था। हालांकि बौद्ध अनुश्रुतियां 84,000 स्तूप निर्माण की बात करते हैं। स्तूप जो है बेसिकली क्या है कि उल्टे कटोरे के आकार का एक ठोस आकृति है और इसका जो निर्माण होता था वो ईंटों और पत्थरों के द्वारा किया जाता था। मौर्य काल में छोटे छोटे ईंटों का प्रयोग करके और स्तूप का निर्माण किया गया था और इसमें बेसिकली सिंप्लिसिटी होती थी, या कहे कि स्तूप जो थे वो सादेपन के साथ बनाए जाते थे। स्तूप सिंपल होते थे। बड़े और विशाल स्तूपों का निर्माण का प्रक्रिया मौर्यों के समय में नहीं हुआ था, जबकि शुंगों ने, मौर्यों के बाद जब शुंग काल आया तो शुंगों ने इसे परिवर्तित किया और इसे विशाल स्वरूप प्रदान करने का काम किया था। बाद के काल में भी स्तूप निर्माण की प्रक्रिया अन्य राजवंशों के द्वारा जारी रखा गया। तो स्तूप निर्माण की जो प्रक्रिया थी उसको भी शुरू किया गया अशोक के द्वारा ही। अब इसके बाद गुफा, मानव के द्वारा निर्मित गुफाओं का जो पहला साक्ष्य है वो मौर्य काल में ही मिलता है और अशोक ने बराबर पहाड़ियों पर, जिसको कि खलतिक पहाड़ी भी कहते हैं, वहां पर 4 गुफाओं का निर्माण किया था, जिसका नाम था कर्ण, चौपर, सुदामा और विश्व झोपड़ी। तो 4 गुफाओं का निर्माण उसने बराबर की पहाड़ियों पर, जिसको कि खलतिक पहाड़ी कहते थे, वहां उसने 4 गुफाओं का निर्माण किया, जिसमें कि सुदामा गुफा जो था ये सबसे प्राचीन था। बराबर की पहाड़ियों में मानव के द्वारा निर्मित इन गुफाओं के अंदर जिस प्रकार से चमकदार पॉलिश की गई, उसके कारण से गुफा के अंदर का जो दृश्य होता था वो लगता था जैसे कोई दर्पण है, आईना है, इतना वो चमकदार होता था, इतना चमकता था। तो खूबसूरत पॉलिश उसको किया जाता था गुफाओं के निर्माण के बाद। अशोक के एक पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण किया और नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण करके उसने भी अशोक के समान उसको आजीविकों को दान देने का काम किया। अशोक बौद्ध धर्म को मानता था, गुफा निर्माण करके आजीविकों को दे रहा है, जो इस बात की ओर भी इशारा करता है कि अशोक जो था वो धार्मिक रूप से अत्यंत ही सहिष्णु शासक था। इसी तरीके से दशरथ के अलावा अशोक की एक और पौत्र जिसका कि नाम था संप्रति, संप्रति ने राजगीर में लोमस ऋषि गुफा का निर्माण करवाया और लोमस ऋषि गुफा का निर्माण करवा करके उसने जैन धर्मावलंबियों को सौंप दिया, उनको दान देने का काम किया। तो गुफा निर्माण की जो प्रक्रिया थी, कंदरा निर्माण की जो प्रक्रिया थी, बड़े से पहाड़ को काट करके, तो मानव के द्वारा गुफा निर्माण का प्रक्रिया जो था ये पहली बार मौर्य काल में ही प्रारंभ हुआ। गुफा के अंदर चमकदार पॉलिश की गई, जिसके कारण से वो दर्पण की भांति चमकता हुआ नजर आता है। बाद के काल में ये जो गुफा निर्माण की प्रक्रिया है ये पल्लवों के समय भी जारी रहा और पल्लवों के बाद भी काफी समय तक जारी होता है और जारी रहता है। तो इसकी शुरुआत भी मौर्यों ने ही किया। अब देखिए अभियांत्रिकी या इंजीनियरिंग। तो अभियांत्रिकी की जो प्रक्रिया है ये अशोक के स्तंभ के साथ ही जुड़ा हुआ है। अशोक के जो स्तंभ थे वो एकाश्म थे, मोनोलिथ थे, एक ही पहाड़ को काट करके स्तंभ बनाए जाते थे और जो स्तंभ होते थे वो 40 से 50 फीट ऊंचे होते थे और इनका वजन लगभग 50 टन होता था। उसके बाद इन पत्थरों को साम्राज्य के अलग अलग स्थान पर पहुंचाना ये तभी संभव था जब मौर्यों के समय में इंजीनियरिंग की जो टेक्नोलॉजी थी वो बेहतरीन होती। इसी कारण से ये कहा जाता है कि मौर्य के समय में अभियांत्रिकी की जो प्रक्रिया थी वो काफी डेवलप हुई और इसीलिए इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने यह कहा भी है
कि मौर्यों के समय में जो इंजीनियरिंग की प्रक्रिया थी वो विश्व के अन्य किसी भी देश के श्रेष्ठ इंजीनियरिंग से किसी भी रूप में कम नहीं थी। तो ये इशारा कर रहा है कि कितना बेहतरीन उसका इंजीनियरिंग का दौर था मौर्य काल में। तो यहाँ भी काफी उन्नति नजर आता है। इसके बाद पॉलिश कारीगरी, हम बार बार पॉलिश की बात कर रहे हैं स्तंभों में, गुफाओं के अंदर। तो पॉलिश की जो प्रक्रिया थी ये अत्यंत ही बेहतरीन थी और कारीगरी का ये एक बेहतरीन नमूना प्रस्तुत करता हुआ नजर आता है। इस चमकदार पॉलिश के विषय में कहा जाता है कि दिल्ली के फिरोज शाह में जो स्तंभ है उसकी चमक को देख करके कई बार जो दर्शक हैं, जो पर्यटक हैं, वो इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये पत्थर का बना हुआ है या फिर पीतल का बना हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि कितना वो चमकदार होगा जो आज से हजारों वर्ष पहले किया गया, लेकिन उसकी चमक आज भी कायम है और लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये पत्थर का है या फिर पीतल का बना हुआ है। तो ये इसके कारीगरी का बेहतरीन नमूना है। और सच मानिए तो आज भी पत्थरों पर जो पॉलिश करने की प्रक्रिया है इतनी उन्नत नहीं है जितने की मौर्यों के समय में थी। तो कुल मिलाकर के राजकीय कला के अंतर्गत हम लोगों ने इन तमाम बातों को देखा और उसके एग्जाम्पल हम लोगों ने प्रस्तुत किए। अब हम लोग आते हैं मौर्यों के मूर्ति कला में। तो मूर्ति कला जो था वो साथ साथ डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। जब हम लोग ये बात कहते हैं कि स्तंभों के शीर्ष के ऊपर मूर्तियां बनाई गई, चार सिंह बनाए गए या मोर बनाए गए या इस तरह का कुछ और नमूना बनाया गया, जैसे कि रामपुरवा में बैल का निर्माण किया गया, सारनाथ में सिंह का निर्माण किया गया। तो मूर्ति कला के उदाहरण यहाँ स्वतः हम लोगों को नजर आ जाते हैं। इसके अलावा उड़ीसा के धौलागिरी में या धौली पर्वत पर जिस तरीके से हाथी की मूर्तियां बनाई गई हैं या हाथी की मूर्ति बनाई गई है, वो भी मौर्यों के मूर्तिकला के राजकीय पक्ष को दर्शाने का काम करता है। इन मूर्तियों के निर्माण में पत्थर का, मिट्टी का इस्तेमाल किया गया, कुछ में धातु का भी इस्तेमाल किया गया और इस तरीके से राजकीय मूर्तिकला का पक्ष सामने आया। जबकि जब मौर्य साम्राज्य पतन की ओर गया, राजकीय संरक्षण धीरे धीरे खत्म होने लगा, तो राजकीय संरक्षण के खत्म होने की स्थिति आते आते तक लोक कला जो कि आत्म प्रेरणा से विकसित हुई थी, ये उभर करके सामने आया। और लोक कला का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो यक्ष और यक्षिणी की जो प्रतिमाएं बनाई गई हैं खुले आकाश के नीचे, वो सबसे बेहतरीन नमूना प्रस्तुत करता है। पटना के निकट दीदारगंज में इस तरह का, परखम में मिलता है, धौली में मिलता है और भी कई सारे स्थान है। कहा जाता है कि बेसिकली बिहार से लेकर के ये तक्षशिला तक इस तरह के यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमा हम लोगों को नजर आती है। इसके अलावा लोक अभिवृत्ति या फिर लोक अभिरुचि से संबंधित कई सारी मूर्तियां भी टेराकोटा की, मतलब कि मिट्टी की पका करके बनाई गई हैं, जिसमें ग्रामीण परिवेश में तोता, सुगा, मैना जो हम लोग देखते हैं, बैल, इन तमाम चीजों का भी निर्माण किया गया। तो कुल मिलाकर के मौर्यों ने कला के क्षेत्र में एक नए आयाम दिए। इसमें से राजकीय संरक्षण में डेवलप स्तंभ निर्माण की प्रक्रिया तो बाद में कैरी नहीं करती है, यह आगे सस्टेन नहीं करती है, क्योंकि यह संभव था कि बाद के शासकों को शायद स्तंभ निर्माण में अभिरुचि नहीं रही हो, क्योंकि ये अशोक के अभिरुचि से डेवलप हुआ था भारत में। और अशोक ने स्तंभों का निर्माण बेसिकली अपने प्रजा को संदेश देने के लिए, अपने अधिकारियों को संदेश देने के लिए शुरू किया था, लेकिन ये परंपरा आगे कैरी नहीं करती है। लेकिन स्तूप और गुफा निर्माण की जो प्रक्रिया है ये बाद में भी कैरी करती है और डेवलप होती है, विकसित होती है और व्यापक स्वरूप में सामने आती है। राजकीय कला में चूंकि संरक्षण के अभाव में यह खत्म हुआ या राजाओं की अभिरुचि बदलने से खत्म हुआ, इसीलिए कहा जाता है कि राजकीय कला में आत्म प्रेरणा का अभाव था। इतिहासकार निहार रंजन राय जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि राजकीय कला में आत्म प्रेरणा नहीं थी, जबकि जो लोक कला था उसमें आत्म प्रेरणा के लक्षण थे, गुण थे, इसीलिए वो आगे भी डेवलप होता रहा। बाकी राजकीय कला खत्म हो गया। ज्यादा कुछ नहीं है इस टॉपिक में। ये फॉर्मेट अगर बन गया,
आपने प्रारंभिक परीक्षा में इसको निश्चित तौर पे पढ़ा होगा। तो एग्जाम्पल देकर के आपको आगे निकल जाना है, कुछ बातों को आपको कोट करना है कि एरियन ने क्या कहा था, तो मेगास्थनीज ने या फाहियान ने क्या कहा या विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा। इस तरह के उदाहरण को आप प्रस्तुत करते हुए ये अपना आंसर को पूरा कर सकते हैं। तो मौर्य कला बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, मैंने पहले ही बताया है कि ये कहां कहां पर आपके लिए यूजफुल हो सकता है। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। इसको देख करके इस फॉर्मेट को तैयार करके आप लिखने का प्रयास कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचाइए और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाने का काम कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।